So again welcome back to this class. Again we have some questions related to basic maths. आज फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें बेसिक मैथ्स से रिलेटेड करने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट करंट. गिवन हमें दिया हुआ है करंट में कुछ वैल्यू दे रखी है. करंट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 2 + 3t 2 + 3t एम्पियर. 2 + 3t एम्पियर. देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना फाइंड द चार्ज दैट क्रॉसेस द वायर इन 10 सेकेंड्स. मेन पॉइंट है ये, हमें 10 सेकेंड्स में पूछ रहा है कि 10 सेकेंड्स में कितना चार्ज क्रॉस करके जाएगा वायर से. करंट हमें ये दे रखा है तो हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. चलो करते हैं. देखो हमें क्या पता है, हमें सॉल्यूशन में ये पता है कि एज वी नो जो हमारा करंट होता है वो किसके इक्वल होता है? dq/dt के. जो हमारा करंट होता है, रिलेशन होता है ना क्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट. उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं. तो जो करंट है हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज का फ्लो करने का टाइम. ये रहा चार्ज मेरे पास, ये रहा टाइम मेरे पास. तो इसको यूज़ करके हम क्या करें, अब हमें फाइंड आउट करना चार्ज. तो हमें चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. I dt dq. फाइन. अब हमें चार्ज निकालने के लिए तो छोटा चार्ज है, dq इज़ अ स्मॉल चार्ज, बट हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है. टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट्स. हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा लिमिट्स की बात की नहीं है, लिमिट्स इसमें दी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कुछ लेके आने की. देन इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास यहाँ बनेगा I dt और इधर बनेगा मेरे पास dq. ओके. हम जा रहे हैं कहाँ से? देखो इसने हमें नहीं दिया है कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है. 10 सेकेंड्स बोला है. फॉर रेफरेंस हम मान लेते हैं कि हम 0 से 10 सेकेंड्स पे जा रहे हैं. तो हमने टाइम के लिए मान लिया कि 0 से हम 10 सेकेंड्स के लिए जा रहे हैं. 10 सेकेंड्स का ही हमने फाइंड आउट करना है, तो 0 से 10 सेकेंड्स के लिए जा रहे हैं. बट इसने हमें दिया कि चार्ज के बारे में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 0 सेकेंड्स पे जो चार्ज फ्लो हो रहा था 0 हो रहा था. अब 10 सेकेंड्स पे चार्ज फ्लो होगा क्यू, फॉर एग्जांपल क्यू, कैपिटल क्यू हम ले लेते हैं. कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो होगा, कैपिटल क्यू. अब उसने कुछ नहीं दिया तो हमें अपनी मर्जी से तो कुछ मानना पड़ेगा थोड़ा बहुत. इनिशियल कंडीशंस उसने नहीं दी है, उसने सीधा बोला 10 सेकेंड्स. तो हम रेफरेंस के लिए इनिशियल कंडीशन में 0 टाइम मान लिया. 0 टाइम पे 0 चार्ज फ्लो हो रहा है. देन फाइनल टी टाइम पे 10 सेकेंड्स पे कितना चार्ज फ्लो होगा? क्यू चार्ज फ्लो होगा. इंटीग्रेट करते हैं, वैल्यू पुट करो पहले. तो आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर बनेगा क्या? 0 से 10 सेकेंड्स तक हमारे पास आई की वैल्यू है 2 + 3t एंड देन dt. फिर यहाँ मेरे पास बन जाएगा, इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना चाहो एक ही स्टेप में कर सकते हो. अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो शॉर्टकट अपनाने आने चाहिए आपको. तो यहाँ इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास इंटीग्रेशन करते ही 1 का q के रिस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? q. तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 से q. 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? x. 1 का q के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? q. ओके फाइन. यहाँ क्या करें हम? अगेन वही बात, फिर से अगर बेसिक मेथड से चलना है तो फिर से बेसिक मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो. 2 dt 0 to 10 प्लस 3t dt 0 to 10 एंड देन ये मेरे पास हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो भाई. यहाँ पे q - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सॉल्व इट डाउन. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा. 2 बाहर आ जाएगा तो मेरे पास अंदर बच जाएगा 1 dt फिर से t बन जाएगा. इंटीग्रेशन करेंगे हम उसका तो 1 dt. अगर एक स्टेप और लिखना लिख सकते हो भाई. बच गया 0 to 10, अंदर बच गया सिर्फ dt, 1 dt बोल सकते हो. प्लस यहाँ 3 बाहर आ जाएगा 0 to 10 t dt. इधर क्या आ गया मेरे पास? q. देन ये क्या हो जाएगा? 1 dt का 1 का t के रिस्पेक्ट में
इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t ही बनेगा। तो 2 इंटू में t, अभी सिर्फ इंटीग्रेशन का काम खत्म हुआ। इंटीग्रेशन का काम खत्म हुआ तो ये सिंबल खत्म हो जाएगा और ये dt खत्म हो जाएगा। dt खत्म हो जाएगा तो मेरे पास बचा क्या, लिमिट बची हुई है अभी तक 0 से 10, 0 से 10 प्लस 3 बाहर है। t का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, t²/2, 1 पावर x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या है, n+1/n+1। तो ये बन जाएगा मेरे पास इंटू में t1+1/1+1, 0 से 10, ये आ गया मेरे पास q के इक्वल। देन फाइनली मैं यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ। ये रही अपर लिमिट, ये रही लोअर लिमिट। तो यहाँ 2 इंटू अपर लिमिट 10 माइनस 0, ओके सॉरी प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। इधर क्या करेंगे, t का स्क्वायर हो जाएगा बाय 2, तो t का स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट का पुट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ क्या बनता, टी स्क्वायर बनता। टी स्क्वायर पहले t की जगह क्या रखा, 10 का स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर की जगह क्या रखा, 0 का स्क्वायर, माइनस कर दिया और डिवाइड में 1+1 2 तो बनेगा ही मेरे पास। सॉल्व इट डाउन, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 20 एंड देन इधर से 100/2 प्लस में 100/2 एंड दिस गिव्स मी q, दिस गिव्स मी ओके। यहाँ 3 और रह गया हमारे पास, 3 वी मिस्ड इट, 3 इंटू में 3, ये 3 रह गया ना मेरे पास, ये 3 बच गया था, ये 3 बच गया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, अब हम क्या करें, देखो ये बन जाएगा 50, 100/2 50 इंटू 3 करूँगा 150 प्लस 20, तो मेरे पास आंसर q की वैल्यू आ जाएगी, 150 एंड 20 170, दैट्स गिव मी द आंसर 170 कूलम। 170 कूलम जो चार्ज की हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 170 कूलम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ओके, नोट करना है नोट कर लो। देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, कोई इवेल्युएशन करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल है, बहुत आसान है, देख लो जल्दी से, बहुत इजी इंटीग्रेशन है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करें, कहाँ से कहाँ दिया हुआ है इसने वैल्यू, 0 से q एंड ये क्या दिया हुआ है q/c, डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो मेरे पास ये जो c है कांस्टेंट बन जाएगा, और ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। c यहाँ कांस्टेंट है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये c कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो 1/c तो बाहर आ गया मेरे पास, अंदर क्या बच गया मेरे पास 0 से q dq। ओके, अब q का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू q क्या बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा मेरे पास q²। अगर नहीं करना आ रहा तो फिर से मैं बेसिक से ही करवा देता हूँ, यूज़ कर लेना फॉर्मूला x की पावर n वाला। तो मेरे पास क्या बन जाएगा q 1+1/1+1, और ये लिमिट इंटीग्रेशन का काम अभी खत्म हुआ, लिमिट का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, 0 से q, और ये 1/c बाहर लगा हुआ था, 1/c। क्या फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, फॉर्मूला यूज़ किया कौन से वाला, x की पावर n dx, n+1 और n+1। यहाँ x की जगह है, x की जगह क्या है q, x की जगह क्या है q, n की जगह क्या है 1 तो है ही है, यहाँ पे देखो 1 तो है ही है, तो सेम वही चीज़, x की जगह q, n की जगह 1+1, n की जगह 1+1,
सोल्व किया तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, 1/c तो बाहर रखा ही हुआ था हमारे पास, 1/c तो ये बाहर कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर निकाला हुआ था। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास जो निकल के आएगा 0 से q तक का इंटीग्रेशन q/c dq, क्या आंसर बनेगा मेरे पास 1/c q²/2। अभी लिमिट का काम बचा हुआ है, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर बन के आएगा q² - 0/2। लिमिट अगर मैंने पुट कर दिया तो उसको हटाओ, देखो पहले क्या पुट किया, अपर लिमिट, इसकी जगह अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ सोल्व कर दो इसको, क्या बच जाएगा मेरे पास q² / 2c, तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। सिंपल, बहुत आसान इंटीग्रेशन था। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो आंसर q² / 2c, ये मेरे पास एनर्जी होती है जो कैपेसिटेंस की वजह से आती है, जो आप +2 में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए ये मेरे पास एक इंटीग्रेशन था सॉल्व करने के लिए। इज़ इट क्लियर? देख लो इसको, अगर नोट करना है नोट कर लो। So in this question we have given impulse का एक फॉर्मूला दे रखा है हमें। इम्पल्स क्या होती है, फोर्स अप्लाइड फॉर अ मिनी सेकेंड्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कोई एक ऐसा फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए लगाया जाए, तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो आई क्या है, यहाँ इम्पल्स है। इम्पल्स का फॉर्मूला दिया हुआ फोर्स इनटू टाइम, ओके, या चेंज इन टाइम बोल सकते हो आप इसको। तो फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है, ये इम्पल्स का फॉर्मूला दे रखा है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक, 3 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स। आई थिंक अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है इम्पल्स कितनी दी हुई है अभी, I = f dt। f dt भी मुझे कहाँ से कहाँ निकालनी है, कहाँ से कहाँ फाइंड आउट करनी है हमें, 3 to 5 f हमें फाइंड आउट करनी है, इम्पल्स हमें फाइंड आउट करनी है 3 to 5 सेकेंड्स के लिए। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही होती है ये इम्पल्स, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मैं इम्पल्स को इम्पल्स नहीं बोल सकता, वो मेरे पास फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ देन हमारे पास फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स इज गिवन, फोर्स हमारे पास I = फोर्स है हमारे पास 3t² + 2t + 5, ये कहाँ से कहाँ, 3 से 5, अगेन इसको dt। अब फिर से वही काम, इंटीग्रेशन करना है हमने, इंटीग्रेशन करना है तो क्या करें हम, इसको अलग अलग सेपरेट आउट कर लो, इसके साथ भी ले आओ, इसके साथ भी ले आओ एंड इसके साथ भी ले आओ, देन डू इट इन अ सिंप्लीफाइड वे। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 to 5 3t² dt प्लस 3 to 5 2t dt प्लस 3 to 5 5 dt। अब आपको शॉर्ट में करनी आनी चाहिए सारी चीज़ें, डायरेक्ट करना आना चाहिए कि ये मेरे पास t³ अपॉन, हाँ सिर्फ t³ बच जाएगा मेरे पास, ये t³ बच जाएगा। देखो अभी करते करते माइंड में भी हो जाती है सारी चीज़ें, बट फिर ठीक है, करके लिख के करनी है तो कर लो। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड वे, इन अ सिंप्लीफाइड वे मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा एंड देन 3 to 5, ये 3 जो है, ये वाला 3 जो है बाहर आ जाएगा, क्या बच गया अंदर, t², 3 कांस्टेंट था इसलिए dt प्लस 3 to 5, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, t dt प्लस 3 to 5,
यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया dt। ओके, ये मेरे पास i की वैल्यू आ जाएगी अभी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर से वही मेरे पास x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x की पावर n यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये t की पावर 2 + 1 2 + 1, इसको 3 to 5 एंड देन प्लस 2 इंटू, यहाँ भी सेम t की पावर 1 + 1, यहाँ 1 तो है ही है, बाय में 1 + 1। ओके, ये मेरे पास 3 to 5। इंटीग्रेशन का काम ख़त्म हुआ है, तो मैं इंटीग्रेशन का सिंबल और dt को हटा दूंगा, बट लिमिट का काम अभी बचा हुआ है, लिमिट हमने पुट नहीं किया है तो लिमिट को मैं यूज़ करूँगा। ओके, देन यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास 5। 1 का क्या होता है, t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t, 1 का t के रिस्पेक्ट में t, ये भी मेरे पास 3 to 5। ओके, देन ये i के इक्वल था, i के इक्वल था। सॉल्व करो इसको, देखो ज़रा क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 3, ये बन जाएगा t³ / 3, लिमिट पुट करनी है, कर लोगे, 3 to 5 एंड देन प्लस 2, ये भी मेरे पास t² / 2, लिमिट पुट करनी है 3 to 5 एंड देन यहाँ तो डायरेक्ट ही कर दो, 5 - 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 - 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 - 3, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिए। नेक्स्ट i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से मेरे पास, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिमिट पुट करने में इस 3 का कोई काम है नहीं है तो मैं 3 को वैसे ही निकाल सकता हूँ, 3 से 3 कट हो जाएगा, मेरे पास बच क्या जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लिमिट पुट करने में इसका कोई काम है नहीं है, इसलिए मेरे पास ये डायरेक्ट मैं इसको कट कर सकता हूँ। देन प्लस सेम ऐसे ही यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देन यहाँ क्या बन जाएगा 5 - 2 इज़ 2, सॉरी 5 - 3 इज़ 2 एंड 5 × 2 इज़ 10, ये बन गया मेरे पास 10। सॉल्व करने के बाद अरे इन दोनों को माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ 10 हो जाएगा मेरे पास। देन i इज इक्वल टू ये बनेगा 25 और सॉरी 125 एंड 125 माइनस 27, इसको सोल्व कर लो ज़रा एक बार, ये बन जाएगा 25 - 9, ये 16 आ रहा है, यहाँ से 16 आ रहा है, और 125 माइनस 27 98 एंड 16, और प्लस में 10 भी है मेरे पास, प्लस में मेरे पास 10 भी है, तो 98 108 एंड दिस इज 16 124 ओके 124 यूनिट लगाना चाहो तो न्यूटन सेकंड्स भी बोल सकते हो इसको, अगर यूनिट यूज़ करना चाहो न्यूटन सेकंड्स भी बोल सकते हो। देखो फोर्स की क्या होती है यूनिट न्यूटन, टाइम की क्या होती है सेकंड्स, तो न्यूटन सेकंड्स भी बोल सकते हो, बट इसने ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दी है kg मीटर पर सेकंड, तो हम ये वाली यूनिट यूज़ करेंगे, तो kg मीटर पर सेकंड। जो फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड्स के साथ, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा kg मीटर पर सेकंड बच जाएगा। ओके, तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, तो ये 124 kg मीटर पर सेकंड, दैट इज़ डी इज़ आवर फाइनल आंसर। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, ये मैं इरेज कर देता हूँ, कर लो नोट। अगेन वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटीग्रेशन एंड बेसिक मैथ्स। देन इसमें भी हमें ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया हुआ है कि हमें वर्क
फाइंड आउट करना है। वर्क का फॉर्मूला हमें दे दिया है और फोर्स की वैल्यू हमें दे दिया है। वर्क का फॉर्मूला दे दिया, फोर्स की वैल्यू दे दिया है हमें। तो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है कहाँ से कहाँ, 0 से 3 मीटर के बीच में। वर्क डन 0 से 3 मीटर के बीच में, यानी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के बीच में। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। क्या फॉर्मूला इसने दिया, W इज इक्वल टू Fx। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे कैसे लिख लो भाई, Fx dx। कहाँ से कहाँ, 0 से, dx मतलब डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ, 0 से 3 तक। 0 से 3 तक हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। Fx की वैल्यू रख दो यहाँ पर 0 से 3, तो क्या बन गया, x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अगेन वही सिंप्लीफाई करना है, सबको सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो। इसको इसके साथ करूँगा, फिर इसके साथ करूँगा, फिर इसके साथ करूँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, 0 से 3x² dx प्लस 0 से 3 2x dx प्लस 0 से 3 1 dx। सॉल्व करना, कर लो, सिंप्लीफाई है। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा, x³। अब बार बार करके दिखाना है, तो ये लो, कहाँ से कहाँ, 0 से 3, देन प्लस ये भी मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास x की पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 कहाँ से कहाँ, 0 से 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनता है, x। तो ये भी 0 से 3, ये मेरे पास 1 है, इसको सही से लिख देते हैं, दिस इज 1। नाउ अब डायरेक्ट लिमिट पुट करना चाहो, लिमिट पुट कर लोगे। ये मेरे पास x³ बनेगा, x³ बन रहा है ना, 2 + 1 3 बन गया। तो यहाँ जब अपर लिमिट पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। x की जगह क्या रखूँगा, x की जगह क्या रखूँगा, 3, और ऊपर पावर में 3, बाय में नीचे भी तो क्या, डिवाइड में भी तो 3 है, प्लस यहाँ क्या बनेगा, 2 × x की जगह क्या रखूँ, 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको कट करना चाहते डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि लिमिट पुट करने में वैसे भी इसका कोई काम नहीं है। किसको, 2 को, ये दोनों कट करना चाहो कर सकते हो। देन यहाँ फिर से प्लस 3 - 0, 3 - 0। ओके, नेक्स्ट सॉल्व कर लो अब इसको। तो W मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, W इज इक्वल टू 3² है, यहाँ 3 है, तो 3³ था, तो एक 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 3²। यानी सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ बचा 9 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी बच गया 9, एंड देन ये बच गया मेरे पास 3। तो दिस गिव्स मी द आंसर कितना, 21। W इज इक्वल टू 21, एंड यूनिट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो दैट गिव्स मी आंसर 21 जूल, विच इज डी ऑप्शन। तो ये मेरे पास डी ऑप्शन 21 जूल। ओके फाइन, नोट करना, नोट कर लो। So in this question we have acceleration is given in the function of time। तो acceleration डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, दैट मीन्स हमारी acceleration क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। acceleration अगर कांस्टेंट नहीं है तो दैट मीन्स हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बात पता है, एज वी नो, क्या पता है, जो acceleration का फॉर्मूला होता है dv/dt होता है। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो a/dt इज इक्वल टू dv निकल के आता है। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ कोई लिमिट दी नहीं हुई है इसलिए हम लिमिट को कंसिडर भी नहीं करेंगे। लिमिट कुछ नहीं दे रखी है इसने, तो हम इसलिए लिमिट्स को नहीं लेके चलेंगे। सिंपल फॉर्म में ऑप्शंस भी सिंपल फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम लिमिट को नहीं लेके जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा तो ए डी टी इधर बन गया है, यहाँ बन गया मेरे पास डी वी। ओके फाइन। ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू टी के रिस्पेक्ट में या टी के फंक्शन में क्या दी हुई है मेरे पास, साइन टी प्लस 2t। कहाँ से कहाँ, चलो लिमिट है नहीं हमारे पास, तो 1 का इंटीग्रेशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू v, क्या बन के आएगा v। 1 का इंटीग्रेशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू v, क्या बन के आ जाएगा मेरे पास v। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, सबके साथ करना चाहो कर लो भाई, साइन t dt प्लस 2t dt इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन। यहाँ क्या हो गया v, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कोस टी। ओके, लिमिट यहाँ कुछ है नहीं है मेरे पास, यहाँ क्या बन जाएगा 2 और टी स्क्वायर बाय 2। अरे 1 + 1 करूँगा, करके दिखाऊँ क्या, कर लो, ये लो 2 बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन करूँगा 1 + 1 बाय 1 + 1। ओके, लिमिट कुछ है नहीं है यहाँ पे, तो ये भी जैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये सिंबल और ये डी टी ख़त्म। जैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया स्टेप में, तो क्या ख़त्म हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल और ये डी टी ख़त्म। मेरे पास सिर्फ आंसर बचेगा। देन यहाँ से क्या आंसर बच रहा है मेरे पास, कोस माइनस कोस टी, देखो माइनस कोस टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो 2 से 2 कट कर दो, मेरे पास आंसर बच गया माइनस कोस टी प्लस टी स्क्वायर। ये v की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी पूछी थी उसने, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरे पास इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इज इट क्लियर, नोट करना नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर के रिजल्टेंट के ऊपर बेस्ड है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो कहते हैं 2 फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस कौन से 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना लो सारे के सारे, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है कौन सा फोर्स, 6 न्यूटन। और नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, 8 न्यूटन। नॉर्थ डायरेक्शन में 8 न्यूटन। दोनों के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अरे दोनों फोर्सेस के बीच में, ये ईस्ट में लग रहा है ये नॉर्थ में लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरे पास, 90 डिग्री। 2 वेक्टर्स है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में। एज वी नो, हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, R = क्या आता है मेरे पास, a² + b² + 2ab cos थीटा का √। तो यहाँ r क्या है मेरे पास, सॉरी r तो रिजल्टेंट हो गया, a और b क्या है, वो 2 फोर्सेस कौन से, एक इस डायरेक्शन में और एक नॉर्थ डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन वाला फोर्स क्या है मेरे पास, 6 न्यूटन, ईस्ट वाला ना, हाँ ओके, प्लस b जो है 8 न्यूटन, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू बी, a 6 न्यूटन इंटू b 8 न्यूटन, कोस थीटा कितना है यहाँ पे 90, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। देन कोस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर दैट गिव्स मी 36 प्लस 8 का स्क्वायर दैट गिव्स मी 64 और इनका √, ये तो 0 हो जाएगा। अरे कोस 90 क्या होता है 0, कोस 90 0, तो ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, तो मेरे पास ये 2 बच गए बस, 36 एंड 64। तो रिजल्टेंट मेरे पास, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, ये बन गया 100 √100 दैट गिव्स मी 10। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू कितना, 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन।
ओके, नाउ मेरे पास एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। इसमें से भी मुझे आप इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करके बता दो। मेरे पास ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करके बता दो वो कितनी आएगी। हिंट मैं दे देता हूँ, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा, मेरे पास कोई एंगल हो गया, इन दोनों फोर्सेस की जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही निकलेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अल्फ़ा एंगल हो गया, रिजल्टेंट यही होगा ना मेरे पास। अरे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो मेरे पास डायगोनल ने क्या बताया कि वो रिजल्टेंट निकल के आएगा, और वो रिजल्टेंट किस एंगल पे जाएगा, अल्फ़ा एंगल पे। वो मर्जी है आपको अल्फ़ा मानना है, थीटा मानना है, जो भी मानना है। थीटा तो वैसे मेरा ये रहता है दोनों एंगल के बीच का। रिजल्टेंट वाला एंगल कितना होता है, अल्फ़ा। तो वो अल्फ़ा, दैट मीन्स अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो मैं किसकी बात करता हूँ, अल्फ़ा की बात करता हूँ। तो अल्फ़ा यहाँ कितना आएगा, अल्फ़ा मुझे बताना है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ए कौन है, 6 न्यूटन वाला मैंने माना हुआ है, और बी कौन है, 8 न्यूटन वाला फोर्स। तो ए के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कितना आएगा, यानी कि जो मेरे पास डायरेक्शन निकलेगी वो इस वाले फोर्स से कितने एंगल पे है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि कितना मेरे पास फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल ये निकल गया था 30 डिग्री, तो मैं ये कहूँगा कि 30 डिग्री किस से, 6 न्यूटन वाले से, 6 न्यूटन वाले से 30 डिग्री, तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा। और पॉजिटिव 30 है, दैट मीन्स मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है। अगर नेगेटिव 30 आ जाता है तो क्लॉकवाइज हो जाता है। चलो फिलहाल के लिए मैं अगर अल्फ़ा फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, बी साइन थीटा अपॉन, या कैपिटल बी ले लो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आता था, तो कर लो, इसको फाइंड आउट कर लो। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये एक्चुअली 10 अल्फ़ा की वैल्यू आती है, तो 10 अल्फ़ा वो मेरे को 10 इनवर्स कर दूंगा मैं उधर जाके। तो ये बी मेरे पास क्या है, 8 न्यूटन, 8 इंटू साइन 90, साइन थीटा, थीटा कौन सा है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो साइन 90 बाय में ए कितना है 6 प्लस बी कितना है 8, कोस 90, कोस 90 ज़ीरो हो जाएगा मेरे पास। तो बनेगा क्या, बनेगा मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 10 अल्फ़ा, जो 10 अल्फ़ा बनेगा वो बन जाएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, क्या आंसर निकल के आएगा, ये 1 हो जाएगा 8/6, 8/6। ओके फाइन, तो ये मेरे पास अल्फ़ा जो निकल के आएगा यहाँ से 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है जो बहुत बार कम्पिटिटिव में, तो नीट में और मेंस में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल। कौन सी वाली ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में भी कौन सी, 3 4 5, 3 4 5 मतलब नोट इट डाउन, 3 4 5, 5 हाइपोटेन्यूज, ये थीटा, और थीटा के सामने अगर मैं इसको लार्जर साइड इसको बोल देता हूँ 4, और ये मेरे पास 3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी है। तो 3 4 5 अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरे पास कितना आंसर आ रहा है यहाँ से। अच्छा एक और बात, यहाँ पे अगर थीटा ये कितना आएगा, अगर ये 3 4 5 ऐसे है तो ये थीटा मेरे पास कितना निकल के आएगा, 53 डिग्री। इस केस में मेरे पास ये निकल के आएगा 53 डिग्री। 3/5, 4/5, परपेंडिकुलर 4/5, साइन की वैल्यू, एंड देन इस केस में मेरे पास ये कितना निकल के आएगा, 53 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री। एंड देन ऐसे ही मैं एक और बनाऊँ तो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगी 5, इसको मैं 3 बोल दूँ, इसको 4 बोल दूँ, तो इस केस में ये जो एंगल बनता है ये मेरे पास बनता है 37 डिग्री, 37 डिग्री। देखो लार्जर साइड है, लार्जर साइड है तो मेरे पास 53 डिग्री, लार्जर साइड के सामने वाला एंगल 3 4 5, ये मान के चलना है हमने, जो ये एंगल बनता है ये 3 4 5, 3 मेरे पास एक साइड रहेगी, दूसरी साइड 4 रहेगी, हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 रहेगी। यहाँ पे भी 3 4 5 ही है,
बट इस केस में मेरे पास जो परपेंडिकुलर था, अगर वो लार्जर है, परपेंडिकुलर लार्जर है, तो उस केस में मेरे पास एंगल बन गया 53, यानी एंगल के सामने बड़ी साइड है तो 53 बड़े वाला एंगल। दो ही एंगल याद रखने, 53 और 37, 53 और 37। अगर साइड बड़ी है तो 4, एंगल के सामने 4, साइड बड़ी है तो 53 बड़ा एंगल, एंड देन साइड छोटी है 3 तो उसके सामने एंगल भी छोटा 37। कुछ ऐसे याद करने का तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में अगर मैं 4/3 निकालना चाहूँ तो 4/3 मेरे पास क्या निकल के आएगा, 4/3, 37 और 53, 37 और 53 कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 की वैल्यू मेरे पास, 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरे पास बेस हो गया। 10 तो ऐसे ही निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, tan 53। इसी को मैं tan 53 बोल सकता हूँ। tan क्या होता है मेरे पास, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इसको नहीं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3/4, मुझे चाहिए 4/3। ओके, देन यहाँ मेरे पास वैल्यू 10 से 10 माइंड में कट कर सकते हो, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 53। तो ये जो एंगल है ये मेरे पास निकल के आया है 53, किस से, 6 न्यूटन फोर्स से। 6 न्यूटन फोर्स से जो एंगल है वो किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, 8 न्यूटन फोर्स वाले की तरफ। मतलब जो रिजल्टेंट है 6 न्यूटन फोर्स से 53 डिग्री ऊपर है। और सिंपल कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करोगे तो मेरा जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो किसकी तरफ आना चाहिए। देखो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। इसके मिड से एक लाइन जाएगी जो कि 45 की होगी। ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री, इसके मिड से एक लाइन जाएगी 45 डिग्री की। 45 डिग्री पे दैट मीन्स अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती, ये भी 8 न्यूटन होता, ये भी 8 न्यूटन होता, या ये भी 6 होता, ये भी 6 होता, तो जो रिजल्टेंट आता वो बिल्कुल मिड से जाता 45 डिग्री से। बट अभी क्योंकि मेरे पास जो वर्टिकल फोर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट है वो भी शिफ्ट हो जाएगा वो ज़्यादा वाली वैल्यू की तरफ, वर्टिकल वैल्यू की तरफ। तो शिफ्ट हो गया, देखो 53 यानी 45 से ज़्यादा इसकी तरफ चला गया। इसको समझने की कोशिश करना कि मेरे पास अगर ये रिजल्टेंट आता, ये भी 8 न्यूटन होता, ये भी 8 न्यूटन होता, या ये भी 6 होता, ये भी 6 होता, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आता सीधा 45 पे चला जाता, 45 पे। दोनों का मिड आता ना सेम है, तो 45 पे मतलब दैट मीन्स इधर से भी एंगल 45 और इधर से भी एंगल 45। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी मेरे पास ये शिफ्ट हो गया रिजल्टेंट किसकी तरफ, अभी मेरे पास ये शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, 8 न्यूटन वाले फोर्स की तरफ, क्योंकि मेरे को जो रिजल्टेंट दे रहा है वो ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 8 न्यूटन वाले फोर्स की। और ये एंगल कितना बन गया 53, तो इधर से तो कम रह गया ना मेरे पास 37। अरे ये एंगल मेरे पास 53 बन गया, यानी इससे 45 से ज़्यादा, यानी शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, 8 न्यूटन वाले फोर्स की तरफ। यहाँ से मेरे पास अगर इन केस ये 8 न्यूटन को मैं इधर ले लेता ना, 8 न्यूटन को इधर ले लेता तो ये एंगल आता मेरे पास 37 डिग्री, तो शिफ्ट हो जाता इस तरफ। आई होप ये चीज़ें समझ में आई हो आपको। जिसको आई अच्छी बात है, जिसको नहीं आई कोई बात नहीं। एंड देन आपको जो नोट करने वाली चीज़ है नोट कर लेना। इस पार्ट को आप इतने को नोट कर लो, नोट इट डाउन। अगेन इन दिस क्वेश्चन हमारे पास दो फोर्स दिए हुए हैं, वेक्टर के ऊपर बेस्ड है ये भी। दो फोर्स दिए हुए हैं, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो दोनों फोर्सेस का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इस बार हमें, पिछले क्वेश्चन में रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था, इस बार हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो फिर अगर दोनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। एंड देन जो R है, जो वैल्यू है a की वैल्यू 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2
ए बी दैट मीन्स 2 इंटू में 3 कोस थीटा। और इस बार तो हमें रिजल्टेंट भी दिया हुआ है। रिजल्टेंट कितना दिया हुआ? 4 न्यूटन रिजल्टेंट दिया हुआ है। सो दैट रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। 4 न्यूटन रिजल्टेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स आर की वैल्यू भी दी हुई है। तो 4 इस स्क्वायर को इधर ले आओगे या अंडर रूट को इधर ले आओगे, चलो अभी नहीं लेके आना तो अच्छी बात है। तो एक बार ये काम कर लो, या स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ तो हो गया 4 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करूँगा तो इधर तो आर का स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो इधर क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 कॉस थीटा का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। तो स्क्वायर से रूट तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 16, तो 16 और ये हो गया मेरे पास 9 13 एंड ये हो गया मेरे पास 12 कोस थीटा। ओके फाइन। तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके आओ, क्या बच गया? 12 कोस थीटा इज इक्वल टू 3। अरे माइनस करोगे ना, 16 माइनस 3, सॉरी 16 माइनस 13, 13 को इधर लेके आओगे, ये कितना हो गया? 4 और 9 13 हो गया। 13 को इस तरफ लेके आओगे तो मेरे पास 16 माइनस 13 इज 3। देन cos थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 12 एंड देन मेरे पास इसको कट करोगे तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कोस इनवर्स 1/4। थीटा की वैल्यू मेरे पास कोस इनवर्स 1/4। एंगल हमने फाइंड आउट करना था। अब हमें 1/4 की वैल्यू तो नहीं पता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं। कोस 1/4 की वैल्यू हमें नहीं पता है, कोस इनवर्स 1/4 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहीं तक छोड़ेंगे। एंगल फाइंड आउट करना था, कर दिया, सिंपल। अगर कुछ ऐसा होगा वो मेरे को वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि हमें कोस इनवर्स 1/4 चाहिए, तो वो क्वेश्चन में देगा आपको कि कोस इनवर्स 1/4 ये होता है आपके पास। ओके, नाउ नोट इट डाउन। अगेन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे अभी हम करके आए हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या कह रहा है आपको, एंगल फाइंड आउट करना है पी और क्यू के बीच में। दो वेक्टर दिए हुए पी एंड क्यू, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करना तो आर की जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखो फिर कैसे करेंगे। अगेन वही सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस। रिजल्टेंट एज वी नो आर, इस बार जो आर अंडर रूट है ना, तो मैं उसको आर स्क्वायर लिख लूँ। आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। मैं इसको आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अरे उसने बोला कि मेरे को आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ अंडर रूट होता, उस अंडर रूट को जब इस तरफ लेके आऊँगा तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। या उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, सिंपल है। तो मैंने यहाँ आर स्क्वायर लिख दिया। ओके फाइन। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, ए की जगह मेरे पास पी वेक्टर है, तो पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे याद रखना मैग्नीट्यूड सी लेते हैं हम। यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूँ, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, तो पी स्क्वायर प्लस बी की जगह भी क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, 2pq कोस थीटा। ओके फाइन। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएंगे। अरे पी स्क्वायर से कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ये भी कट गया, तो इधर 0, यानी कि 2pq कोस थीटा इज इक्वल टू 0। 2pq कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब फिर से इस पूरी टर्म को उधर भेज दो, कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अरे ये वाली पूरी टर्म जब इसके पास जाएगी 0 डिवाइड में होगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0, 0 बाय समथिंग इज 0। देन कोस थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, कोस थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, तो मैं बोलता हूँ कोस थीटा की वैल्यू कहाँ होती है, कोस 90 पे होती है 0।
तो माइंड में कट कर लेना कोस और कोस, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेरा आंसर थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। फाइनली ये मेरा आंसर। नोट इट डाउन। इन दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक बॉडी दी हुई है जो कि मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट मीन्स ये इक्वेशन किसकी है, मेरे पास पोजीशन की। ये इक्वेशन पोजीशन की है, तो पोजीशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी दैट मीन्स अगर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो वो पोजीशन क्या करेगी, चेंज करेगी। अब पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही की बात है। यानी डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, पोजीशन दी हुई है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे पास वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जब पोजीशन ही चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो और जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे वो भी, उसका भी वो कांस्टेंट नहीं आएगी आपके पास। अगर मैं फाइंड आउट करूँ एक्सेलरेशन, तो देखो क्या आएगी, देखो एक्सेलरेशन। अच्छा, ये दे रखा है इसने मुझे कि एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो एज वी नो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। वेरी गुड। एक्सेलरेशन होती है डी वी बाई डी टी। बट क्या यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी है? अब वेलोसिटी भी नहीं है मेरे पास, तो क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में मैं एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करूँ? तो मैं v की वैल्यू तो जानता हूँ ना। v की वैल्यू क्या होती है, डी वी बाई डी टी। वी की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स बाय डी टी। वी की तो वैल्यू यही होती है ना, डी एक्स बाई डी टी। तो मैं अगर इनको करूँ, देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, डी का स्क्वायर और डी टी का स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स। तो मैं एक्सेलरेशन जो मेरे पास निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, देखो क्या हो जाएगी मेरे पास, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये दो बार हो गया, डी स्क्वायर डी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। एक्स तो एक बार ही है, एक्स तो एक बार है। एक तरीका तो ये है इसका करने का। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ अगर मेरे पास क्या दी हुई है, पहले डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकाल लो डी एक्स बाई डी टी करके, फिर उसके बाद निकाल लो आप डी वी बाई डी टी करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। दोनों तरीक़ों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। एक्चुअल में मैं अप्लाई भी वही कर रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने की जगह, सॉरी वेलोसिटी निकालने की जगह मैं सीधा कहाँ पहुँच गया, एक्सेलरेशन में पहुँच गया। चलो देखो फिर ज़रा क्या करेंगे हम इसमें, या अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे को डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। डबल डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसे करूँगा, तो अगर आपको वो वाला तरीका इजी लगता है वो कर लो भाई। देखो मेरे पास v बनेगा डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स कितना दिया हुआ मेरे पास, ए टी बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू बाई में डी टी। करो, v क्या बन गया, v बन गया मेरे पास डी ए टी डी टी, डी बी टी स्क्वायर डी टी, माइनस, यहाँ माइनस आएगा, सबकी मल्टीप्लाई सबके साथ कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस डी सी टी क्यूब बाय डी टी। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँगा, उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लूँगा। डायरेक्ट इससे करना है, इससे भी कर सकते थे, पहले जो आपको समझ में आ रहा है उससे कर लेते हैं। देन v मेरे पास क्या आंसर देगा, a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट का काम करेगा। a क्या है वो क्वेश्चन में दिया भी होगा, a b और c यहाँ कांस्टेंट का काम करेंगे। तो a मेरे पास कांस्टेंट अंदर बच गया डी टी बाई डी टी, प्लस b कांस्टेंट क्या बच गया अंदर, डी टी स्क्वायर बाई
डी टी माइनस सी कॉन्स्टेंट डी टी क्यूब बाय डी टी। चलो नेक्स्ट आगे डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, इंटीग्रेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इंटीग्रेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे ज़रूरत किसकी थी, डिफ्रेंशिएशन की, ताकि मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रही है। मुझे दिख रहा है यहाँ कि मेरे को डिफ्रेंशिएट करूँगा तभी मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की, तो मैं क्यों इंटीग्रेशन करने जाऊँ, तो यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट ही करूँगा। ओके नाउ तो क्या बनेगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन या x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, t का भी क्या हो जाएगा 1, तो ये a बच जाएगा सिर्फ। फिर उसके बाद प्लस b क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक माइनस, पावर आगे पावर में से एक 2 माइनस 1। ओके जैसे ही मेरे पास डिफ्रेंशिएशन का काम खत्म हो जाता है तो मैं d बाई डी टी को हटा दूंगा। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, d बाई डी टी हटाओ, देन माइनस c यहाँ क्या बन जाएगा 3 इंटू में t की पावर 3 माइनस 1। c पावर आगे पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस, सिंपल। ओके नाउ करो फिर इसको, देखो a प्लस ये बन जाएगा मेरे पास 2bt, चेक करो 2bt ही बनेगा। अरे 2t की पावर तो 1 बच जाएगी, 1 आ गई, b मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 आगे शिफ्ट कर दिया, माइनस c या 3ct²। ये क्या है, ये वेलोसिटी आई है, बट इससे मुझे क्या निकालनी है, dv बाई dt कर दूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लूँगा। अगेन यहाँ लिख लो, अगर लिखना चाहते थे तो यहाँ भी लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा इधर dv बाई dt, क्या बन जाएगा dv बाई dt। तो फिर से वही बात, v की जगह क्या रखूँ मैं, v की जगह a प्लस 2bt माइनस 3ct² बाय में dt। अब dv बाई dt होता क्या है a, अरे dv बाई dt क्या होता है a, एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू dv बाई dt, क्या बन जाएगा, सेम वही बात फिर से, a का t के रिस्पेक्ट में d बाई डी टी ऑफ किसका 2bt का t के रिस्पेक्ट में माइनस d बाई डी टी ऑफ किसका 3ct² का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। सॉल्व कर लो, a इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा मेरे पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन a क्या है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में भी दिया होगा, नहीं दिया होगा तो a यहाँ पे क्या है मेरे पास कांस्टेंट, a b c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो यानी कि ये तो मेरे पास खत्म, 0 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, देन यहाँ 2 भी तो बाहर आ जाएगा, 2 भी तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया t बाई डी टी। अरे t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है ना मेरे को, माइनस यहाँ क्या बच गया मेरे पास 3c बाहर आ गया, 3c बाहर dt² बाय में dt, सिंपल। सोल्व कर लो, फर्दर सोल्व करोगे तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा, a इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहाँ t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा 1, दैट मीन्स मेरे पास बच गया सिर्फ 2b, यहाँ बच गया सिर्फ 2b, ओके, माइनस ये वाला माइनस माइनस, ओके, यहाँ क्या करूँ 3c तो लगा ही हुआ है, 3c तो पहले लगाओ, 3c लगाओ, ओके, t² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, पावर आगे पावर में से एक माइनस, क्या बच जाएगा सिर्फ t, और साथ में एक मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा 2, तो इसको ऐसे लिख लेना 2t बच जाएगा सिर्फ, इनटू में
2t। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2b माइनस 6ct, 2b माइनस 6ct है कोई ऐसा ऑप्शन 2b माइनस 6ct, तो सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा इस केस में, सी ऑप्शन इज माय आंसर। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। नोट करना है, नोट कर लो जल्दी से। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, मोमेंटम, मोमेंटम p इज इक्वल टू, मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मेरे पास टाइम चेंज होगा वैसे वैसे मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज होगी। मोमेंटम डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, दैट मीन्स हमारे पास जो फोर्स, हाँ तो मोमेंटम दे दिया उसने, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। फोर्स वो भी कहाँ पे, t इज इक्वल टू फोर्स पर्टिकुलर टाइम पे हमें फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो देखो फिर कैसे करेंगे। अच्छा हमें इसमें एक चीज़, अगर मोमेंट फोर्स फाइंड आउट करना तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, एज वी नो रेट, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या इज नोन एज अ फोर्स बोल सकते हो आप। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, डी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। वहाँ से जब सेकंड लॉ करते हैं तभी ये डेरिवेशन होती है हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखो p की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो p, अब यहाँ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे फोर्स ही फाइंड आउट करना है। फोर्स फाइंड आउट करना तो देखो करो फिर क्या बन जाएगा, मेरे पास मोमेंटम दिया हुआ है तो d, यहाँ डिफ्रेंशिएशन से ही काम बनेगा, 2t प्लस 1 बाय dt, f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगेन वही अलग अलग करके करना है, कर लो, नहीं शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में कर लेना, dt t स्क्वायर d बाई डी टी 2t d बाई डी टी 1। तो f इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, यहाँ से t स्क्वायर है, t स्क्वायर है तो मैं पावर आगे, पावर में से एक माइनस, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं इस बार, तो पावर आगे पावर में से एक माइनस। जब फॉर्मूला अप्लाई हो गया d बाई डी टी का काम खत्म, उसको हटाओ, बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से 2 बाहर, अंदर क्या बच गया, सिर्फ t, तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा 1। देन यहाँ 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ क्या आंसर बन जाएगा मेरे पास, f इज इक्वल टू 2 इंटू में t, अरे 2 माइनस 1 ही बचेगा, तो t बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ आ गया 2 आंसर, ये हो गया 0। तो अब देखो ज़रा, उसने पूछा कहाँ पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, अब 2 सेकेंड्स पे पूछा है ना, तो यहाँ t दिख रहा है, यहाँ पुट कर दो, एट t इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू 2, क्या आंसर बनेगा, f इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, अरे t की जगह 2 पुट कर दो, उसने दिया है क्वेश्चन में कि t इज इक्वल टू 2 पे ही आंसर निकालना है हमने, तो t इज इक्वल टू 2 यहाँ रखा, तो वैल्यू आई मेरे पास 4 प्लस 2 6, f इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास 6 न्यूटन, ये मेरा आंसर आ गया 6 न्यूटन। तो ये मेरे पास ए ऑप्शन इज माई करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, कर लो इनको सोल्व, नोट करना है ये नोट कर लो।